Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss Transfer of Property Act 1882. In this video we will start from the basic introduction of this act, then we'll move further. Before we start the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. TPA 1882. पहली बात तो अगर हम देखें कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये कानून किस चीज़ के लिए बनाया गया था, तो नाम से ही जाहिर है कि ये कानून रिलेटेड है प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र से, कि जब एक बंदा अपनी कोई प्रॉपर्टी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर रहा है तो इस ट्रांसफ़र के लिए वो कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेगा, उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस हुई हैं। यानी कि आपने अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही तो दूसरे बंदे को नहीं दे दी, उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन प्रोसेस से गो थ्रू होना है आप लोगों ने, तो वो चीज़ हमें इस एक्ट के अंदर बताई गई है कि रेमेडीज़ क्या हैं और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये एक्ट बना कब था। तो अगर हम इसके शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट वाले पार्ट को देखें तो पहली चीज उसमें यह बताई गई है कि दिस एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 17 फेब 1882, कि ये एक्ट बना था 17 फरवरी 1882 में। अब कुछ लोग हैं जो इसकी इनेक्टमेंट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को एक ही माने में समझते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की डेट अलग बताई गई है कि एक्ट बन तो गया, बना के तो उन्होंने रख दिया, कानून साजी तो हो गई, लेकिन वो लागू कब से होना शुरू हुआ उसके लिए कुछ टाइम पीरियड गुजर गया है। इस एक्ट को बने हुए 17 फरवरी 1882 में ये एक्ट बना था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हुई, इसकी इन्फोर्समेंट कब स्टार्ट हुई, लोगों ने इस पर अमल करना कब से शुरू किया, लोगों ने इस पर अमल करना शुरू किया था 1 जुलाई 1882 से। यानी कि 1 जुलाई 1882 के बाद प्रॉपर्टी की जितनी भी ट्रांसफ़र होंगी वो इस एक्ट से डील करेंगी। तो ये चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इनेक्टमेंट की डेट क्या है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेट क्या है। अब इस एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की कंप्लीट मीनिंग बताया गया, उसकी डिटेल हमें बताई गई है, लेकिन यहाँ हमारा कंसर्न डिटेल के साथ नहीं है, हम जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। जब हम इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि ये कब बना, कब इन्फोर्समेंट हुई। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के मोड्स क्या क्या हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर देयर आर 2 मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। Number 1 by the act of parties and second is by operation of law. अब इसका क्या मतलब है, 1 by 1 हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक तो एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू, सेकंड ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज से मुराद, अब यहाँ जो ये एक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब है कोई भी एक्शन, पार्टीज का कोई भी अमल, ये वो वाला एक्ट नहीं है, ये स्टैच्यूट वाला एक्ट नहीं है, ये कानून वाला एक्ट नहीं है, बल्कि ये अमल दख, यानी कि पार्टीज ने ऐसा कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है जिसके थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये लिखी गई है बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज में कि ट्रांसफ़र बिटवीन 2 लिविंग पर्सन्स, यानी कि 2 जिंदा लोगों के दरमियान जो ट्रांसफ़र हो रही है लिविंग पर्सन्स के दौरान, जैसा कि आप और मैं, हम दोनों के दरमियान जो ट्रांसफ़र है उसको क्या कहेंगे, एक्ट ऑफ पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, यानी कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो दूसरे को कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसकी मुझे इतनी पेमेंट कर दो तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। दूसरा बंदा उसको पेमेंट करता है, अगला बंदा पेपर्स उसको थमा देता है प्रॉपर्टी के। सो ये क्या है, ये पार्टीज के एक्शंस के थ्रू जो ट्रांसफ़र हुई है वो यहाँ इंक्लूडेड है, उसका ये मतलब है। इसी तरह मॉर्टगेज भी आ सकता है एक्ट ऑफ पार्टीज में, एक लीज आ सकता है। इसी तरह एक्सचेंज के थ्रू जितनी भी ट्रांसफ़र हुई हैं वो तमाम ट्रांसफ़र्स क्या आती हैं, वो एक्ट ऑफ पार्टीज के अंडर डील करती हैं।
उसके बाद सेकंड मोड क्या है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब यहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ से क्या मुराद है, यानी कि इसमें पार्टीज के एक्ट का कोई कंसर्न नहीं है, ना पार्टीज का ताल्लुक है ना पार्टीज के एक्शन का ताल्लुक है। जस्ट ये किससे डील कर रहा है, ये डील कर रहा है ऑपरेशन ऑफ लॉ से, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली कैसे ट्रांसफर हो रही है, प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा विल करता है, वसीयत करता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का फलां फलां हिस्सा फलां फलां बंदे को दे देना। अब यहाँ वो बंदा जिंदा तो नहीं है, लिविंग पर्सन्स के दरमियान तो ट्रांसफर नहीं हो रही, एक्ट ऑफ पार्टीज भी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ कोर्ट के थ्रू, लॉ के अंडर कोर्ट जो है वो इस बंदे की वसीयत के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करेगी, तो वो प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हुई है। इसी तरह इनहेरिटेंस के थ्रू, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमें कानून बताया गया है कि किस बंदे का कितना कितना प्रॉपर्टी में शेयर है, माँ बाप की प्रॉपर्टी में, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, वो तमाम चीज़ें इनहेरिटेंस लॉ में बता दी गई हैं। तो वो भी कैसे ट्रांसफ़र होती है, वो भी कोर्ट के थ्रू होती है। यानी कि वो तमाम ट्रांसफर्स जो ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू होते हैं वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर आते हैं, वहाँ पर पार्टीज का कोई कंसर्न नहीं होता। और जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन दी ट्रांसफर थ्रू दी एक्ट ऑफ पार्टीज। अब हम ये जो बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज की ट्रांसफर के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये बात हमने हवा में तो नहीं कह दी। ये चीज़ कहाँ बताई गई है, ये चीज़ हमें इसके प्रियम्बल में बताई गई है। प्रियम्बल क्यों बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि हर एक्ट के स्टार्ट में उसका एक प्रियम्बल दिया जाता है। आप किसी भी एक्ट को खोल के देख लो, उस प्रियम्बल को लिखने का मकसद क्या होता है कि आपको इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में पता चल जाए कि लेजिस्लेचर ने जो ये कानून बनाया है उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, उसकी क्या सोच थी, इस एक्ट को बनाने का बेसिक पर्पस क्या था। तो ये चीज़ हमें किस में बताई जाती है, ये चीज़ मेंशन होती है हर एक्ट के प्रियम्बल में। तो यहाँ भी अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो इसके प्रियम्बल में ये चीज़ एक्सप्लेन हुई है, ये चीज़ बता दी गई है कि इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या था। सो अगर आप इसके प्रियम्बल को खोल के देखें तो उस प्रियम्बल में लिखा है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ relating to transfer of property by the act of parties, it is thereby enacted as follows। यानी कि इस एक्ट को बनाने का मकसद क्या था कि लॉ के कुछ हिस्से को डिफाइन करें और उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करें। कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट ऑफ लॉ जो डील कर रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी पार्टीज के एक्शन से जो ट्रांसफर हो रही है उसको मजीद डिफाइन करना और उसको उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करना। इसके लिए ये टीपीए बनाया गया था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू जितने भी लॉज हैं उनके लिए थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की जाए और उनको डिफाइन किया जाए। यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ का कोई कंसर्न नहीं है, लिहाजा हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये जस्ट एक्ट ऑफ पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अब यहाँ जो प्रॉपर्टी की बात की है, अब उस प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, यहाँ तो जस्ट लिखा हुआ है ना प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल इमूवेबल की बात नहीं की। क्या ये लॉ मूवेबल पर भी एप्लीकेबल है, क्या इमूवेबल पर भी है, या दोनों लॉज पर एप्लीकेबल, दोनों प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस किस्म की प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया था, तो योर माइंड शुड बी वेरी क्लियर। आप उसको फौरन ये जवाब दो कि टीपीए मेनली डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, यानी इसका मेन कंसर्न है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसा कि आप सबको पता है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते, कोई इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसको
जो इनटचेबल है, हम उसको टच नहीं कर सकते। अब उसमें हमारे पास हमारी लैंड भी आ जाती है, हमारा हाउस भी आ जाता है, फलां फलां। अब ये चीज़ हमारा मेन कंसर्न नहीं है, तो आपको पहले से पता होगा एज अ लॉ स्टूडेंट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इसका मेन कंसर्न है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी को इग्नोर कर रहा है। इसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी डील करते हैं। ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इस एक्ट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप ले लो कि कुछ एक्ट जो हैं वो सेक्शंस जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी डील करें। अब वो कौन कौन से सेक्शंस हैं हमारे पास को, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 38 से लेकर जो 53A तक जितने भी सेक्शंस हैं वो किसके साथ डील कर रहे हैं? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहे हैं। जबकि अगर आप सेक्शन 5 से सेक्शन 37 को उठाकर देखो तो ये सेक्शंस जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी डील कर रहे हैं और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ भी डील कर रहे हैं। यानी यहां पर दोनों प्रॉपर्टीज को टच किया गया है, किसी एक प्रॉपर्टी को इग्नोर नहीं किया। मेन कंसर्न तो इमूवेबल के साथ है, लेकिन उसके साथ साथ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी कुछ सेक्शंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि ये जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है इसके लिए एक अलग से एक्ट बना है। इसका मेन कंसर्न मूवेबल प्रॉपर्टी को कौन सा एक्ट डील करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बनाया गया था, जिसका मेन कंसर्न था कि वो जस्ट मूवेबल प्रॉपर्टीज की ट्रांसफर के बारे में बता रहा है। सो गाइस, दिस वॉज टूडेज वीडियो जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसके सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको टीपीए का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।